भरत तिवारी, तुम्हारी उतनी गलती उस दिन नहीं थी जिस दिन की तुमने हाथ में पिस्टल लेकर पुलिस वालों के सामने बैठकर हवा में पिस्टल लहराया था। तुम्हारी उतनी गलती उस दिन भी नहीं थी जिस दिन तुम अपने छत पर चढ़कर उन पुलिस वालों के सामने फायरिंग कर रहे थे जो तुमसे इतनी दूर थे कि उन तक वो गोलियां कभी पहुंच ही नहीं सकती थी। तुम्हारी सबसे अधिक गलती उस दिन थी जिस दिन तुमने उन लोगों के लिए आवाज उठानी शुरू की जो तुम्हारी क्रांतिकारी सोच को उस दिन इस दुनिया के सामने ना लाकर वो तुम्हारी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे, शायद कि तुम मरो और तुम्हारी मृत्यु हो और उसके बाद हम तुम्हें क्रांतिकारी घोषित करेंगे, तुम्हारी सोच को क्रांतिकारी घोषित करेंगे। ये वही समाज है, ये वही समाज है जहां पर जीते जी किसी व्यक्ति की क्षमता, व्यक्ति की किसी भी तरह की प्रतिभा को बस उतना ही आंका जाता है जितने से कि वो सबसे नीचे रहे, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसे देवता बना दिया जाता है और देवता की तरह पूजा जाता है। लेकिन सवाल उन लोगों से है कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, बाद में किसी को क्रांतिकारी घोषित करने की बात करते हैं, अगर यही क्रांतिकारी सोच अगर आप पहले समझ लेते और पहले जान लेते और उसके साथ आकर इस देश में एक नई क्रांतिकारी सोच को जन्म देते, उपज देते, तो सोचिए कि वो भरत तिवारी आज हमारे बीच जिंदा भी होता और एक नई क्रांति के साथ आगे भी बढ़ता। इस पूरी घटना को समझने के लिए आपको अंत तक बने रहना होगा इस वीडियो के साथ। बहुत सारे लोगों के मन में यही सवाल है कि आखिर कौन सही है और कौन गलत है, और क्या भरत तिवारी को एक क्रांतिकारी कहना कितना सही है। पूरे प्रकरण को समझने के लिए सबसे पहले जानना तो ये जरूरी है कि यह खेल आखिर कब शुरू हुआ। जिस दिन भरत तिवारी के पास अवैध हथियार होने की सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस उनके घर पर जाती है उनसे वह हथियार बरामद करने और कहिए कि उन्हें गिरफ्तार करने, लेकिन पुलिस के सामने बैठकर वो अपने घर में ही हथियार लहराते हैं और तरह तरह के शब्दों से उन्हें जाने के लिए और वहां से भागने के लिए कहते हैं। बिहार पुलिस की काफी किरकिरी होती है इस तरह का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल होता है, और बिहार पुलिस को लगता है कि यह उनकी आन पर आ बनी है, उनकी इज्जत पर आ बनी है कि कोई एक लड़का कैसे एक छोटे से एक पिस्टल से पूरे बिहार पुलिस की नाक में दम करके रख सकता है। बिहार पुलिस उस दिन उसे गिरफ्तार तो नहीं करती, लेकिन अगले दिन फिर किसी मंसूबे के साथ वो पुलिस उसके गांव में पहुंचती है, उसका घेराव करती है। एक सड़क पर अगर आप देखिए तो एक तरफ पुलिस और एक तरफ भरत तिवारी खड़ा रहता है हाथ में पिस्टल लिए, और सोशल मीडिया पर लाइव के साथ, फेसबुक पर लाइव के साथ वो बार बार एक ही तरह की गुहार लगा रहा है कि जो भी नेता है, जो भी कर्मचारी है, जो भी अफसर है, पदाधिकारी है, अगर उनको जो कार्य दिए गए हैं प्रतिपादित करने के लिए ईमानदारी से सही ढंग से वो करे, तो मेरी ये क्रांति जिस तरह का रूप ले रही है वो रूप नहीं लेगी। मैं अपना हथियार छोड़ने के लिए तैयार हूं। बार बार इसी तरह की गुहार लगा रहे हैं, और थोड़े देर बाद पुलिस के कहने पर वो हथियार फेंक भी देते हैं, वो पिस्टल फेंक भी देते हैं पुलिस के सामने। अब पिस्टल फेंक देते हैं, लेकिन उसके बाद बिहार पुलिस न जाने किस सोच के साथ आई थी, कौन से मंसूबे लेकर आई थी कि उसके बाद उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देती है और उससे 4 या 5 गोलियों के साथ भरत तिवारी पूरी तरह से घायल हो जाते हैं। अस्पताल जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। अब फिर सवाल वही जो शुरू में मैंने कहा था कि आखिर गलत कौन है, सही कौन है। वो भरत तिवारी एक ऐसा लड़का जो समाज और देश की प्रगति की चाह रखता है, लेकिन बंदूक उठाता है, वो भरत तिवारी भी गलत है। वो बंदूक उठाकर प्रशासन पुलिस पर फायरिंग करता है या हवा में उछालता है उनके सामने, तो वो गलत है। आप किसी संवैधानिक देश में है, उस देश में है जहां पर संविधान के आधार पर आपको किसी भी नियम कानून का पालन करते हुए आगे बढ़ना है। किसी भी क्रांति को भी नई अगर जन्म देना है तो आपको संविधान के पन्नों पर लिखी हुई शब्दों और नियम कानूनों का पालन करना होगा। लेकिन अगर आप पालन नहीं करते हैं और इस तरह की गतिविधि में शामिल होते हैं तो आप एक अपराधी कहे जाएंगे। भरत तिवारी, आपको मैं क्रांतिकारी नहीं कह सकता, आपकी सोच जरूर क्रांतिकारी है, लेकिन आपको क्रांतिकारी नहीं कह सकता। आपकी तुलना मैं चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह से नहीं कर सकता।
क्योंकि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जिन परिस्थितियों में, जिन गुलामी के समय में इस तरह के कार्य को उन्होंने अंजाम दिया था, आप उस गुलाम देश में नहीं रह रहे हैं। आप एक आजाद देश में, जहां पर कि संविधान से पूरा देश चलता है, वहां पर आपको संवैधानिक तरीके बताए गए हैं। अगर कोई गलत करता है या किसी भी तरह की गलत गतिविधि में शामिल होता है, उसका विरोध करने के लिए आप अपराध करके, अपराधी की तरह व्यवहार कर कर, बंदूक और पिस्टल हाथ में लहराकर आप क्रांतिकारी नहीं हो सकते। अगर आप क्रांतिकारी होते हैं तो फिर इस देश में जितने भी लोगों ने हथियार उठाए गरीबों के नाम पर, समाज के विकास के नाम पर या समाज के उत्थान के नाम पर, वो फिर आप ही की तरह क्रांतिकारी कहे जाने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। भारत में नक्सल का एक बहुत बड़ा गिरोह था, उन लोगों ने भी हथियार उठाए थे तो इन गरीबों के नाम पर ही, उनका भला करने के नाम पर ही हथियार उठाए थे। तो ऐसे तो हर कोई व्यक्ति आकर बंदूक उठाकर कल जाकर प्रशासन के सामने दिखाएगा और किसी को गोली मार देगा, भले वो पुलिस हो, कोई पदाधिकारी हो, कोई नेता हो, और कहेगा कि हम बदलाव चाहते हैं। तो क्या आप उसको भी क्रांतिकारी कहेंगे? नहीं, माफ कीजिएगा। आपकी सोच बहुत अच्छी थी, आपकी सोच इस देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन आपका उस सोच को आगे बढ़ाने का जो तरीका था वो पूरी तरह से गलत था। बराबर आर्म्स एक्ट या जो भी आपराधिक धाराएं लग सकती थी उसके अनुसार उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, उन्हें गिरफ्तार करनी चाहिए थी। लेकिन बिहार पुलिस पल्ला झाड़ने के लिए उन्होंने गोली चला दी, बंदूक चला दी। और कब? जब भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण कर दिया, जब उन्होंने बंदूक फेंक दी। तो ये एक एनकाउंटर नहीं कहा जा सकता है, यह एक हत्या कही जा सकती है जो बिहार पुलिस ने की है। अगर कोई भी अपराधी आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है और खुलेआम वो दिखा रहा है कि मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं, लाइव में आप देख सकते हैं उन्हें बंदूक फेंकते, और उसके बाद भी अगर पुलिस उन पर हमला करती है, बंदूक चलाती है और उनका एनकाउंटर करती है, तो वो एनकाउंटर नहीं जबकि हत्या कहा जाएगा। तो दोनों पक्षों को अगर आप ध्यान से समझिए और सुनिए, संवैधानिक तरीके से अगर आपकी बुद्धि चलती है तो भरत तिवारी भी सही नहीं थे और बिहार पुलिस भी सही नहीं है, और इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। भरत तिवारी को पता नहीं कि उनके कर्मों की जो सजा है उन्हें अधिक मिली हो, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें मारा है, जिन लोगों ने उनका मर्डर किया है, हत्या की है, उन लोगों को भी नहीं छोड़ना चाहिए। इस संविधान के आधार पर, इस कानून के आधार पर उन पर भी वैसी कार्रवाई होनी चाहिए जैसे किसी एक अन्य व्यक्ति पर हत्या के दौरान होती है। इन सब बातों को अगर देखा जाए तो आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे कि किस तरह से कोई घटना अगर होती है तो उसको कहां तक ले जाया जा सकता है। अब मैं बात कर रहा हूं, आप हमेशा से ये सुनते आए होंगे कि बिहार में जाति बहुत महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल, और आज इस घटना के बाद आपको इस जातिगत भेदभाव का जो असर है पूरी तरह से बिहार में देखने को मिल सकता है। जिस जाति से भरत तिवारी आते थे, उस जाति के लोग भरत तिवारी को चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह से तुलना कर कर उन्हें क्रांतिकारी साबित करने में लगे हुए हैं। माफ कीजिएगा, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप सिर्फ इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि भरत तिवारी आप ही के जाति और आपके समुदाय विशेष से आते हैं। अगर यही कोई भरत तिवारी ना होकर कोई ऐसा व्यक्ति होता जो आपके समुदाय से नहीं आता, तो आप सबसे पहले खड़े होकर उसका विरोध करते और कहते कि अच्छा हुआ कि वो व्यक्ति मारा गया, अच्छा हुआ कि बिहार पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। जो काम बिहार के वो लोग कर रहे हैं जो कि जातिगत विरोध कर रहे हैं। अगर कोई जाति के आधार पर पक्षधर है भरत तिवारी का, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जातिगत विरोध के कारण उनका विरोध कर रहे हैं और उन्हें आतंकवादी और उन्हें अपराधी कह कह के तरह तरह के शब्दों से सुसज्जित भी कर रहे हैं, या जो भी कहे आप वो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जातिगत सिर्फ किसी का पक्षधर ही लेने की बात नहीं है, कोई किसी का विरोध करने के लिए भी जाति का उपयोग कर रहा है। और बिहार में यही चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ जातियां उनका सिर्फ विरोध कर रही हैं बिना किसी लाग लगाव के कि बिहार पुलिस ने गलती की कि नहीं की। सरेंडर के बाद बिहार पुलिस को क्या गोली चलानी चाहिए, ये वो पक्ष भी नहीं देख रहा है। वो बस भरत तिवारी को गलत साबित कर रहा है और दूसरा पक्ष सिर्फ भरत तिवारी को सही साबित कर रहा है। यह है बिहार की जातिगत व्यवस्था का प्रभाव। अब आप किस प्रभाव में पड़े हुए हैं ये तो आप ही बता सकते हैं, लेकिन अगर कानूनन आप सोचिएगा, कानून की दिशा में चलकर अगर आपको लगता है कि भरत तिवारी को न्याय मिलना चाहिए, तो बिल्कुल उनके अपराधियों को, उनके
हत्या करने वाले जो भी उनमें शामिल थे, पदाधिकारी अधिकारी थे, उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप अपराध को किसी भी तरीके से इस तरह से गौरवान्वित महसूस करने वाला माहौल मत बनाइए जाति के आधार पर। और ये चीजें हो रही हैं। सिर्फ कह देना कि यह जाति ही जातिवाद करती है, आज इस घटना के बाद आप इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जातिवाद का जो रंग है आज बिहार के लगभग हर व्यक्ति के खून में घुस चुका है। उसको अपनी जाति जब दिखाई देती है तो वो उसका पक्षधर हो जाता है, भले वो गलत हो सही हो, इस बात से उसे बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता है। अब सबसे मेरा आग्रह है कि इस जाति के चश्मे को एक बार उतार कर देखिए और अपने आप को उस जाति से बाहर ला कर देखिए और फिर सोचिए कि ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की घटना में शामिल होता है तो क्या उसके लिए भी आपके वही विचार होंगे? नहीं, मुझे लगता है आप फिर पलट जाओगे। भले आप उसका पक्ष ले रहे हो या भले आप उसका विरोध कर रहे हो, आप दोनों पलट जाओगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि जिस तरह से आप लोगों के खून में वो जातिवाद का जहर भरा हुआ है, इस देश, इस समाज के लिए वो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। कल जाकर कोई भी व्यक्ति इस तरह की आपराधिक घटना में शामिल होकर अपने आप को क्रांतिकारी घोषित करने के लिए, उसका समाज, उसकी जाति उसको क्रांतिकारी घोषित करने के लिए फिर से सड़कों पर आ जाएगी, तो आप क्या कहेंगे? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।